India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. नई दिल्ली की आपको बता दें कि नई शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले बेंच में केजरीवाल की पेश वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तों का प्रावधान है और इन सख्त नियमों के बावजूद हमारे पक्ष में दो फैसले हुए हैं। दो नियमित जमानत के आदेशों का हवाला दिया और जिसमें एक निचली अदालत का और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को मामले में 2 साल के बाद गिरफ्तार किया और ये इंश्योरेंस अरेस्टिंग है क्या, और क्योंकि 2 साल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके। सिंघवी ने कहा कि पिछले 2 सालों में सीबीआई की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया और वो भी उन बयानों के आधार पर जो कि आधारों पर गिरफ्तारी की वो बयान जनवरी के थे। बता दें आपको कि उन्होंने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई के पास मगुटा रेड्डी के बयान के अलावा कोई नया सबूत नहीं है जो कि जनवरी का है। बता दें आपको कि सिंघवी ने कहा कि सीबीआई उनके द्वारा गिरफ्तारी केवल एक आधार पर हुई कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। बिना किसी आधार के अचानक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि एक सवाल ये है कि क्या जमानत के मामले में इतनी हम देरी तक सुनवाई करनी चाहिए, क्या आम लोगों को भी इतना समय मिलता है। सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत का कहना है कि गिरफ्तारी का समय थोड़ा अजीब है। वो ट्रिपल टेस्ट पूरी तरह से संतुष्ट है और ये एक विडंबना है कि अब सिर्फ एक को छोड़कर इस मामले के सह-आरोपी सिसोदिया, कविता, बुच्ची बाबू, विजय नायर सभी को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट उन्हें जमानत के लिए अब ट्रायल कोर्ट को वापस नहीं भेज सकते क्योंकि ऐसा करना सिर्फ मामले में देरी करने की कवायद होगी। हालांकि सिंघवी ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि मुझे अपनी दलील पूरी करने दी जाए। सिंघवी ने कहा कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ईडी और सीबीआई केस में भी लागू होगा, केजरीवाल केस में भी लागू होगा। सिंघवी ने अपनी दलील पूरी करते हुए कहा कि रिहाई के कई आदेश दिए गए लेकिन ट्रिपल टेस्ट मामले में जमानत नहीं दी गई। वैसे भी केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही वो कोई खूंखार अपराधी नहीं है। बता दें आपको, जमानत मिलने पर ट्रायल के दौरान उनका सहयोग रहेगा और जब कोर्ट बुलाएगी वो कोर्ट के आदेश पर मौजूद रहेंगे। एएसजी ने कहा कि कविता के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत जाने को कहा था, जबकि केजरीवाल के ईडी मामले में भी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी और उस मामले में भी उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा गया था। ऐसे में केजरीवाल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है जिनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। हमें आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि हम ये तय करेंगे कि क्या इस मामले में हमें दखल देना है या नहीं। कोर्ट ने ये बात तब कही जब सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के बगैर निचली अदालत भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वापस भेजने के बजाय हाई कोर्ट को इस पर विस्तृत सुनवाई करनी चाहिए थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि हाई कोर्ट इस पर फैसला ले सकता है क्योंकि वह जीवन और स्वतंत्र के मामलों पर निर्णय ले सकता है। एएसजी ने कहा कि जहां तक गिरफ्तारी का
सवाल है, गिरफ्तारी भी जांच का हिस्सा है, क्योंकि एजेंसी को अगर जांच करने का अधिकार है तो उसे गिरफ्तारी का भी अधिकार है। एएसजी ने कोर्ट को सीबीआई की उस अर्जी को पढ़कर बताया जिसमें निचली अदालत से केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की इजाजत देने वाले निचली अदालत के आदेश को अब तक चुनौती नहीं दी। एएसजी ने कहा कि हमारी अर्जी को निचली अदालत ने स्वीकार किया, उसके बाद वारंट जारी किया गया और इसके बाद हमने उनकी जो गिरफ्तारी है वो कर ली। एएसजी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी तरह के उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ। गिरफ्तारी के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। ईडी केस में केजरीवाल हिरासत में थे तो कोर्ट की इजाजत लेकर सीबीआई केस में उनकी गिरफ्तारी की गई। एएसजी ने कहा कि हम व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारे पास उसे सीधे जाकर गिरफ्तार करने का अधिकार था, लेकिन हमने दूसरा रास्ता अपनाया क्योंकि उसने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्होंने एजेंसी को गुमराह किया। हमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। वे निचली अदालत ने अरविंद के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। इसका मतलब है कि निचली अदालत मानती है कि अरविंद के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को लिखित दलील जमा करनी है, शनिवार तक जमा करा सकते हैं। लगभग 4 घंटे हुई है एट लेंथ मेरिट पे, दोनों केसेस पे, अरेस्ट पे भी और बेल पे भी जिस तरीके की आर्गुमेंट हुई है, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत डिटेल में अपनी आर्गुमेंट के दौरान ये कहा कि किस तरीके से 41A का वायलेशन हुआ है। सीबीआई ने पूरी तरीके से ये अरेस्ट इलीगल प्रूव करने के लिए उनकी आर्गुमेंट, लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी। और दूसरी तरफ से एराजू जी की आर्गुमेंट सिर्फ ये थी कि ये क्योंकि सेशन में इनको जाना चाहिए था, डायरेक्ट हाई कोर्ट चले गए हैं। इसकी भी हमने काउंटर में ये आर्गुमेंट दी है कि हाई कोर्ट के अंदर और सेशन के अंदर लीगली हमारे पास पावर थी, हम लोगों ने हाई कोर्ट चूज किया। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके की आर्गुमेंट हुई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। मोस्ट लाइकली कमिंग वीक के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ मिलेगा और अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। वहीं मेघालय राज्य ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने बलात्कार पीड़ितों पर 2 फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित करने के न्यायालय के पहले के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन में परिपत्र जारी किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ मेघालय हाईकोर्ट से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो बलात्कार के अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के दोषी व्यक्ति द्वारा दायर की गई। इससे पहले जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौंकाने वाली घटना पर निराशा व्यक्त की है, जिसमें मामले में बलात्कार पीड़िता पर 2 फिंगर टेस्ट लागू किया गया। सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल अमित कुमार ने झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप राज्य द्वारा जारी हाल ही के सर्कुलर से न्यायालय को अवगत कराया। बता दें कि जिसमें न्यायालय ने 2022 में बलात्कार के मामले में 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध को दोहराया था और चेतावनी दी थी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। 27 जून के सर्कुलर के अनुसार मेघालय राज्य के सभी सरकारी डॉक्टर्स और मेडिकल डॉक्टर्स द्वारा 2 फिंगर टेस्ट को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया। इसमें आगे कहा गया कि टेस्ट करते हुए पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर को कदाचार का दोषी माना जाएगा और मेघालय अनुशासन और अपील नियम 2019 के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसमें निलंबन, मामूली या बड़ी सजा लगाना और उचित समझी जाने वाली अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कर्मियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यौन शोषण के और यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिकल कानूनी देखभाल के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल 2014 से परिचित होने और उनका अनुपालन करने का निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर 2024 की तारीख तय की कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की 3 जजों की पीठ ने पक्षों को लिखित प्रस्तुतियां और उन निर्णयों का संकलन दाखिल करने का भी निर्देश दिया जिन पर वे भरोसा करेंगे। पीठ ने टिप्पणी की कि ये निर्णय किए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई मामलों में उठेगा और मामले को बोर्ड में सबसे ऊपर रखा। प्रतिवादी की ओर से इस आधार पर समय मांगा गया कि प्रतिवादी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त वकील उपलब्ध नहीं है। हम पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों को भरोसा किए गए निर्णयों की प्रतियों के साथ समकक्ष में लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय देते हैं। जस्टिस ओक ने आदेश देते हुए कहा कि 3 अक्टूबर को सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध करे 3 जजों की पीठ अगस्त में खंडपीठ द्वारा संदर्भित किए जाने के बाद इस मुद्दे पर विचार कर रही है, क्योंकि पिछली खंडपीठों द्वारा विरोधाभासी व्याख्याएं की गई और ये मामला हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 की व्याख्या से संबंधित है। धारा 24 वैवाहिक मामले के लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान करती है, जबकि धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण से संबंधित है। सवाल यह है कि क्या इन प्रावधानों को तब लागू किया जा सकता है जब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है अगर इसमें द्विविवाही का तत्व या अगर पति पत्नी निषिद्ध संबंधों की डिग्री के भीतर है या अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सपिंड है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी.बी. बराले की खंडपीठ द्वारा ये उल्लेख किए जाने के बाद इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा विरोधाभासी निर्णय किए जारी जाते हैं। आपको बता दें कि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया और पीठ ने कहा कि मामले को निपटाने के लिए 3 जजों की पीठ जरूरी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या पीड़िता की तस्वीरों वाले घृणित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने को कहा है। न्यायालय पीड़िता से संबंधित सोशल मीडिया पर चल रही कुछ घिनौनी पोस्ट को चिन्हित करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणम और न्यायमूर्ति एच. भट्टाचार्य की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और कहा कि क्योंकि सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है और इसीलिए जांच उन्हें करनी चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है। पीड़िता की तस्वीर के साथ बहुत ही भद्दी टिप्पणियां लिखी गई। हम अधिवक्ता से प्रतियां देने के लिए कहेंगे, सीबीआई जांच करे। हम मामले को अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करेंगे। 18 सितंबर को हम सुनवाई करेंगे। न्यायालय ने शुरू में ही कहा कि बलात्कार और हत्या की घटना से संबंधित सभी मामलों पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी, क्योंकि शीर्ष न्यायालय इस मुद्दे पर स्वप्रेरणा से मामले की सुनवाई कर रहा है। अदालत ने पूछा कि हमने 20 अगस्त के अपने आदेश में अपील की है। ऐसे कई लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हैं। राज्य इसे कैसे नियंत्रित करेगा? क्या कोई तंत्र है? याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अदालत के आदेशों के बावजूद स्थानीय पुलिस ऐसी पोस्ट को रोकने में पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। वकील ने कहा कि लोग घृणित टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये राज्य के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करेगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इन ऑनलाइन पोस्ट का इस्तेमाल एक विशिष्ट समुदाय को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे घृणास्पद सामग्री से होने वाले नुकसान में वृद्धि हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने सीबीआई को मामले की जांच करने और अगली सुनवाई की तारीख पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों पर न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट से उत्पन्न मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट, जो सभी व्यक्तिगत जानकारी का मसौदा तैयार करने के बाद 19 अगस्त को जारी की गई थी, ने उद्योग में व्यापक यौन शोषण और कास्टिंग काउच प्रथाओं का खुलासा किया है। तब से कई महिलाओं ने उद्योग में प्रमुख हस्तियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके कारण आपराधिक मामले दर्ज किए गए और परिणाम स्वरूप जमानत के लिए याचिकाएं दायर की गई। रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए अन्य याचिकाएं भी दायर की गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. मोहम्मद मुश्ताक और अन्य न्यायमूर्ति एस. मनु की खंडपीठ ने खुली अदालत में पुष्टि की कि ऐसे सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एक महिला न्यायाधीश करेंगी। बता दें आपको कि फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों को अध्ययन करने के लिए विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की एक याचिका के बाद 2017 में केरल सरकार द्वारा न्यायमूर्ति के हेमा समिति की स्थापना की गई थी और जबकि रिपोर्ट 2019 में राज्य सरकार को सौंपी गई थी। इस साल की शुरुआत में ही
राज्य सूचना आयोग ने गवाहों की गोपनीयता की रक्षा के लिए व्यक्तिगत जानकारी के संशोधन के बाद रिपोर्ट तक पहुंच के लिए कुछ पक्षों ज्यादातर पत्रकारों के अनुरोध को अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माता सजिमोन पारियल द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसने सूचना आयोग के इस फैसले को बरकरार रखा था। डिवीजन बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि मामला निरर्थक हो गया है, लेकिन न कहा कि इसे किसी भी तरह के विशेष बेंच के समक्ष रखा जाएगा। रिपोर्ट में आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका संभवतः नई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक कलह से संबंधित मामलों में निस्तारीकरण रिपोर्ट से निपटने के लिए न्यायालयों को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खासकर तब जब शिकायतकर्ता स्वयं उन्हें स्वीकार करता है। पुलिस जांच के बाद निस्तारीकरण रिपोर्ट दायर करती है और जब आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने आपको बता दें कि पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एफआईआर खारिज की। ट्रायल कोर्ट ने ये देखने के बावजूद कि कोई मामला नहीं बनता, पुलिस द्वारा निस्तारीकरण रिपोर्ट दायर करने के बाद जांच आगे करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा है कि इस तरह के मामले में दायर निरस्तीकरण रिपोर्ट से निपटते समय न्यायालय को जो कि पक्षकारों के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुई है, विशेष रूप से शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं इस तरह का निरस्तीकरण स्वीकार करने की पृष्ठभूमि में नरम तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, न कि पंडितयपूर्ण दृष्टिकोण से। यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की विभिन्न मांगों के लिए परेशान किया गया। जांच के बाद पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 498A के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उनके खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी। फिर पुलिस द्वारा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई। हालांकि पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत ने कहा कि पूरी एफआईआर में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दहेज की मांग या मांग के संबंध में शिकायतकर्ता के साथ किसी भी तरह की क्रूरता करने का कोई आरोप नहीं है। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने कहा कि ये धारा 482 के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एफआईआर रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला है। फिर न्यायालय ने एफआईआर रद्द कर दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.